खूनी भेड़िए की तस्वीर तुम्हारे पास कैसे? तुम भी इसे जानते हो? सुन सुन कसम से, लागू तेरे कदम से, रह जाए ना हमसे। बको मत, तुम अफीम बेचती हो, शर्म की बात है। हिंदी सिनेमा की ज्यादातर बड़ी फिल्मों में हॉलीवुड फिल्मों की झलक मिलती है और न केवल कहानी बल्कि किरदारों की लुक भी हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड लगती है। अगर पुराने जमाने में चले तो हॉलीवुड सिनेमा में क्लिंट ईस्टवुड ऐसे हीरो थे जिन्होंने सबसे ज्यादा काउबॉय फिल्में की और दुनिया भर में पॉपुलर हुए। इसलिए क्लिंट ईस्टवुड की काउबॉय इमेज को बनाने के लिए हिंदी सिनेमा में जिसने सबसे ज्यादा बार कोशिश की और जिसे बॉलीवुड का क्लिंट ईस्टवुड भी बुलाया जाने लगा था, वो थे हैंडसम फिरोज खान। अब बताओ आगे से कैसा लगता हूँ? आगे पीछे दोनों तरफ से अच्छे लगते हो। समझ में नहीं आता तुम क्या बक रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आते? साल 1974 में नरेंद्र बेदी के डायरेक्शन में खोटे सिक्के जैसी हिट फिल्म देने के बाद अगले ही साल 1975 में फिरोज खान एक बार फिर दोबारा काउबॉय बने नजर आए फिल्म काला सोना में, जिसका डायरेक्शन रविकांत नागाइच ने किया था। बता दे खोटे सिक्के की तरह इसमें भी फिरोज खान के साथ डैनी नजर आए थे। वहीं मेन हीरोइन के तौर पर परवीन बाबी, मेन खलनायक के तौर पर प्रेम चोपड़ा और तमाम दूसरे सितारे भी अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन इस बार फिरोज खान और डैनी का उतना जादू नहीं चला और काला सोना औसत कमाई करने में ही सफल हो पाई। साउथ फिल्मों से बतौर सिनेमेटोग्राफर करियर शुरू करने वाले रविकांत नागाइच ने जितेंद्र के साथ 1967 में फर्ज फिल्म बनाकर अपने स्टाइल की मुनादी कर दी थी, जिसके बाद फिर वे जिस भी हीरो पर हाथ रखते वही उनके साथ काम करने को तैयार हो जाता। हालांकि रविकांत ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी मशहूर राइटर जोड़ी सलीम जावेद की तरह हॉलीवुड फिल्मों पर पैनी नजर रहती थी, इसलिए उनकी जान पहचान का जब भी कोई अमेरिका जाता तो वे उससे वहां की फिल्मों के बारे में जानकारी ले आने की फरमाइश किया करते थे। बता दे फर्ज के बाद रविकांत नागाइच ने राजेश खन्ना के साथ द ट्रेन और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्में बनाई। वहीं धर्मेंद्र के साथ भी कीमत बनाई थी। वह कीमत के बाद नंबर आया था काला सोना का, और खबरों की माने तो काला सोना में पहले राजेश खन्ना को ही साइन किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना लगातार शूटिंग टालते रहे। हालांकि बहाना तो बिजी शेड्यूल का था, लेकिन कहा यह भी जाता है कि राजेश खन्ना खुद को न तो काउबॉय इमेज में डालने की हिम्मत जुटा पाए और न ही सीधा इनकार कर पा रहे थे। इसलिए निर्माता हरीश शाह और विनोद शाह ने राजेश खन्ना के इसी टालूपन को उनकी ना समझ कर काला सोना को फिरोज खान के साथ बनाने का ऐलान कर दिया। झूम नाचो नशे में झूम यारा हमसे है थोड़ी दूर। वैसे राजेश खन्ना को काला सोना फिल्म के लिए साइनिंग अमाउंट के तौर पर पहले ही मोटी रकम दी जा चुकी थी, तो निर्माताओं को उम्मीद थी कि राजेश खन्ना कम से कम मुहूर्त क्लैपिंग शॉट देने तो जरूर आएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी राजेश खन्ना क्लैपिंग शॉट नहीं देने आए। बताया जाता है कि राजेश खन्ना दोनों निर्माताओं की इस बात से बहुत नाराज थे कि उनको बिना बताए फिरोज खान को क्यों साइन कर लिया गया। वैसे बता दे जब राजेश खन्ना नहीं आए तो फिल्म का क्लैपिंग शॉट फिरोज खान के भाई समीर खान ने दिया था, और फिरोज खान ने भी इस फिल्म की शूटिंग थोड़ा डिले कर दी थी, क्योंकि फिरोज खान तब अपने होम प्रोडक्शन के अंडर धर्मात्मा बना रहे थे। इसलिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी धर्मात्मा थी, जो पहले रिलीज भी हुई थी। फिल्म धर्मात्मा जहां 25 जुलाई 1975 को रिलीज हुई थी, वहीं काला सोना इसके करीब 2 महीने बाद जाकर 19 सितंबर को रिलीज हुई थी। और इन दोनों ही फिल्मों की सफलता ने फिरोज खान के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। बता दे फिल्म काला सोना में पहले राजेश खन्ना ही नहीं बल्कि बतौर मेन हीरोइन के तौर पर सायरा बानू को भी साइन किया गया था, लेकिन सायरा ने साइन करने के बाद फिल्म को कुछ इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि वे अपने किरदार को लेकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी। इसलिए सायरा ने भी जब फिल्म छोड़ दी तो इसके बाद निर्माताओं ने परवीन बाबी को कास्ट कर लिया, जो तभी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रही थी। लेकिन यहाँ बता देगी काला सोना से साल भर पहले अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म मजबूर को परवीन बाबी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट माना जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको दूसरे रास्ते ले चलते हैं और बात बताते हैं हिंदी सिनेमा के पहले लिव इन कपल के बारे में। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि परवीन बाबी के जीवन में महेश भट्ट, कबीर बेदी और अमिताभ बच्चन के आने से पहले यानी सबसे पहले जो शख्स करीब आया था वो डैनी थे। दोनों का रिश्ता 3-4 साल चला था और फिल्म काला सोना के टाइम भी दोनों लिव इन रिलेशन में थे। आज के दौर में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक में चरस, अफीम और न जाने कौन कौन सी चीज़ों पर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन बता दी इतने सालों पहले ये काला सोना भी इसी सब्जेक्ट पर आधारित थी।
फिल्म का मेन विलन पोपी यानी प्रेम चोपड़ा इसी नशीले पदार्थ की खेती करता है। अगर इसी तरह मेरा काला सोना बिकता रहा तो एक दिन सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी प्रेम चोपड़ा ने अपनी लाइफ में जितने भी किरदार निभाए हैं उन सभी में फिल्म काला सोना में निभाई पोपी की लुक उनकी सबसे खतरनाक लुक में से एक है। काला सोना फिल्म में डैनी की लुक एक रेड इंडियन जैसी दिखाई गई है, इसलिए यह काफी रेयर है और इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि भारत में प्रैक्टिकली तौर पर रेड इंडियंस है ही नहीं। अब रेड इंडियंस के बारे में बात करें तो बता देगी रेड इंडियंस उन्हें कहा जाता है जो 15वीं सदी में यूरोपीय लोगों के अमेरिका पहुंचने से पहले वहां रहते थे और उनका कल्चर और लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल अलग तरह का था। काला सोना फिल्म की मोस्टली शूटिंग हिमाचल प्रदेश की आउटडोर लोकेशन और जंगल में ही की गई थी, इसलिए शूटिंग के दौरान जंगल में शिकार के भी बहुत किस्से जुड़े हैं। हालांकि मामला यहाँ कुछ वैसा ही होते होते रह गया जैसा सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट के जंगल में हुआ था। क्योंकि दरअसल हुआ ऐसा कि फिल्म काला सोना की शूटिंग खत्म होने के बाद एक दिन फिरोज खान और डैनी जंगल में शिकार पर निकल गए और एक जंगली मुर्गे को मार लाए और फिर उसे पका कर खा भी लिया, लेकिन इसे खाने के बाद डैनी बीमार पड़ गए और उन्हें पीलिया भी हो गया था। काला सोना की सफलता के बाद निर्माता बंधु हरीश शाह और विनोद शाह ने 1976 में फिरोज खान और डैनी के साथ एक और फिल्म शुरू की थी जिसमें रीना राय और असरानी भी थे। फिल्म का डायरेक्शन भी एक बार फिर रविकांत नागाइच ही कर रहे थे और ये हॉलीवुड फिल्म तारस बुलबा का रीमेक होने वाली थी। महीने भर की शूटिंग भी हो गई थी और कई गीत भी शूट कर नेगेटिव बॉम्बे भिजवा दिए गए थे, लेकिन कई शॉट फोकस से बाहर होने से निर्माताओं को 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। हालांकि यहाँ बता देगी डायरेक्टर रविकांत नागाइच इस फिल्म को एक रूसी कैमरे से सिनेमास्कोप में शूट कर रहे थे और ये आइडिया दरअसल उन्हीं का था, इसलिए इस बात को लेकर तब प्रोड्यूसर विनोद शाह और रविकांत के बीच खूब झगड़ा भी हुआ था और दोनों एक दूसरे पर दोष मंडने लगे थे। लेकिन इसके बाद जब ये पता चला कि तारिक हुसैन नाम के एक दूसरे निर्माता ने तारस बुलबा का रीमेक बना लिया है और उसे रिलीज भी कर दिया तो दोनों का गुस्सा ठंडा पड़ गया और फिल्म को ठंडे बस्ते में डालकर सारे प्लान रद्द कर दिए। फिल्म काला सोना में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने, वहीं गीत लिखने का काम किया था मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे केवल 4 गीत ही रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब काला सोना का गीत संगीत इतना ज्यादा तो नहीं चला, लेकिन सुन सुन कसम से लागू तेरे कदम से जैसा गीत दर्शकों को जरूर पसंद आया था और गीत के बारे में बता देगी आशा भोसले के साथ मिलकर डैनी ने गाया था। सुन सुन कसम से लागो तेरे कदम से न उलझ रे हमसे। अब डैनी कोई राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे शौकिया गायक न होकर एक बहुत ही प्रतिभावान गायक रहे हैं और उनकी ये खूबी उस दौर के संगीतकारों को भी खूब पता थी। बता दे उस दौरान संगीतकार S.D. बर्मन से डैनी का मिलना जुलना रहता था क्योंकि डैनी का सपना S.D. बर्मन के संगीत तले कोई गीत गाने का था और उनका ये सपना बतौर एक्टर डेब्यू करने के बाद 1972 में पूरा भी हो गया जब एक दिन S.D. बर्मन ने कहा कि उनकी आवाज में देवानंद की फिल्म ये गुलिस्तान हमारा के लिए वे एक गीत रिकॉर्ड करेंगे। बस फिर क्या था, ये सुनकर तो जैसे ही डैनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वे S.D. बर्मन के पैर छूकर बस चल ही रहे थे कि S.D. बर्मन ने कहा कि ये गीत उन्हें लता जी के साथ मिलकर गाना है तो डैनी के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और ऐसा लगा मानो वे हवा में तैर रही हो क्योंकि लता जी का नाम सुनकर डैनी हकलाने लगे थे। देखो देखो मेरे हाथों में है तेरे मेरे प्रेम की रेखा। वैसे यहाँ ये भी बता देगी फिल्म गुलिस्तान हमारे में डैनी ने जहाँ बतौर एक्टर काम करने की बजाय केवल और केवल बतौर गायक के तौर पर काम किया था, वहीं फिल्म काला सोना में उन्होंने बतौर एक्टर और बतौर गायक दोनों ही तरह के काम किए थे। दारू खत्म, मेरा काम भी खत्म। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ है, लेकिन मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। फाइनली फिल्म काला सोना एक्शन थ्रिल के साथ फिरोज खान के स्वैग और स्टाइल से भरपूर फिल्म है। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाई लोकेशन भी खूबसूरत है और फिर ऊपर से इसे ऐसे निर्माताओं ने बनाया था जिनकी गिनती हिंदी सिनेमा के दिलदार निर्माताओं में होती थी जो दिल खोल कर खर्च करते थे। फिल्म काला सोना पर भी खूब पैसा बहाया गया था, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा के साथ क्लैश होने से ज्यादा कमाई नहीं कर पाई
वैसे महीना भर पहले ऐश्वर्या का कुमार भी तब लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए काला सोना इन दोनों फिल्मों के बीच फंस गई और केवल औसत कमाई ही कर पाई। वैसे अगर देखा जाए तो काला सोना ने बेशक उम्मीद से कम कमाई की, लेकिन इस फिल्म के बाद फिरोज खान को बॉलीवुड का क्लिंट ईस्टवुड बुलाया जाने लगा था और यहाँ तक कि असल जिंदगी में भी फिरोज खान ने तब थोड़ा काउबॉय की तरह ही रहना शुरू कर दिया था। सो काला सोना फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।